Hello children, welcome back to the last part of our chapter number 6, life processes. So in this presentation we will be covering up our last three topics, that is respiration, transportation in both plants and animals, as well as excretion. Okay, let's come to the topic respiration. Talking about respiration, the process by which a living being utilizes the food to get energy is called respiration. Respiration एक ऐसा process है जिससे living organism अपने food को obtain करता है energy gain करने के लिए. Fine. Respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy. Mitochondria is the site of respiration, and the energy released is stored in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. ATP is stored in mitochondria and is released as per the need. रेस्पिरेशन में हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ऑब्टेन करते हैं फूड के थ्रू, उनका ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है. और जो एनर्जी की करेंसी है वो क्या है? ATP. फुल फॉर्म इज रिटन ओवर हियर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नाउ दिस एनर्जी, सो ATP इज़ द एनर्जी करेंसी. हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी है उसको हम ATP के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि हाँ इतनी ATPs हमारी बॉडी में स्टोर्ड है. अब ये जो ATPs है, बॉडी को जब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ATPs हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है. और ये ATP कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया. रिमेंबर इन 9th क्लास हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ अ सेल. तो पावर हाउस में क्या है? पावर किसके फॉर्म में है? ATP के फॉर्म में. एंड power is equals to energy as well. Now steps of respiration. respiration के दो major steps होते हैं. फर्स्ट है जो ग्लूकोज हमने कंज्यूम किया है. ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब 6 कार्बन मिल के एक ग्लूकोज बनाते हैं. ठीक है, तो पहले जो ग्लूकोज है ये किस में ब्रेक होता है? पायरुवेट में. पायरुवेट को हम पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं. तो जब ये ग्लूकोज ब्रेक होगा तो ये 3 कार्बन एटम में चेंज होगा, विच इज़ नोन एज पायरुवेट. नाउ आफ्टर दिस फेट ऑफ पायरुविक एसिड, इसका मतलब ग्लूकोज से पहले बना पायरुवेट. अब इस पायरुवेट का क्या होगा? नाउ दिस पायरुवेट व्हेन इट गोज टू डिफरेंट ऑर्गन्स इट बिहेव्स डिफरेंटली. ठीक है, जब ये अलग अलग कंडीशंस में ये पायरुवेट अलग अलग बिहेव करता है. दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. फर्स्ट वन इज एरोबिक, सेकंड वन इज एनारोबिक. ओके, एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. एनारोबिक का मतलब ये होता है जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, लेट्स लुक एट द पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन इज नेसेसरी. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी. In aerobic occurs in mitochondria, but anaerobic respiration occurs in cytoplasm. In aerobic respiration, large amount of ATP is made. In anaerobic, small amount of ATP is made. In aerobic respiration, there is total breakdown of glucose, but in anaerobic respiration, partial breakdown of glucose is there. Aerobic end products are carbon dioxide and water, and anaerobic end products are carbon dioxide, lactic acid, and alcohol. See, here is a pathway of glucose given. मैंने पिछले साइड में बताया था कि जब हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तो पायरुवेट में ब्रेक होता है. अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो पहले लिखा है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल. जब ये साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा तो इससे बनेगा पायरुवेट विच इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है, अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मानो ईस्ट सेल में जो हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे मसल सेल्स में होता है जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. जब हम कभी बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं या फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तब हमारी बॉडी में ये प्रोसेस होता है और हमारे लेग्स में पेन होता है जो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से होता है. थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारी बॉडी में होता है नॉर्मल कंडीशंस में. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है. दिस इज अ पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अंडर सेवरल कंडीशंस. सी द कॉज ऑफ पेन इन द लेग मसल्स वाइल रनिंग. इन ऑल दीज 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स में यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है तो अपने लेग मसल्स में उसको पेन या फिर सडन मूवमेंट ऑब्जर्व करता है. वो इसीलिए होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में सडनली ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है. बट हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल होने की वजह से हम उतना ऑक्सीजन अपनी बॉडी में नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और हमारी बॉडी में पेन होता है.
So next we have different organisms use different methods for the intake of oxygen and expulsion of carbon dioxide. Obviously जितने living organisms present है इस अर्थ पे सबको respiration की requirement है, but depending on the structure and the function of the body सबका respiration का method अलग अलग है. Fine. For example, diffusion. First point अगर हम देखें, diffusion is the method which is utilized by the unicellular and some simple organisms for this प्रोसेस और पर्पस. अगर हम मान लें कोई अमीबा है या फिर कोई बैक्टीरिया और एनी फंगस इज देयर, अब उसकी बॉडी में लंग्स तो है नहीं, ना ही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की तरह गिल्स है जो ब्रीथ करेगा, तो इनकी बॉडी में क्या होता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. डिफ्यूजन का मतलब होता है इनकी पूरी बॉडी अपने पोर्स के थ्रू एयर को एब्जॉर्ब कर लेती है. फाइन. पॉइंट नंबर 2, इन प्लांट्स ऑल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हमने प्लांट्स में स्टोमेटा पढ़ा है, उसमें भी क्या प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का. Point number 3, in complex animals respiratory system does the job of exchange of gases. Complex animals की अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स है या फिर कुछ एनिमल्स है, तो हमारे अंदर एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, लंग्स होते हैं जिसकी वजह से हम ब्रीथ कर सकते हैं और रेस्पिरेशन कंप्लीट कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 4, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द फिशेस. फिशेस टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर थ्रू द गिल्स. फिशेस के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम पर लंग्स नहीं होते, उनके पास गिल पाउचेज होते हैं. फाइन. उसकी वजह से वो ऑक्सीजन कंज्यूम करती है. ओके. पॉइंट नंबर 5, सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट सो द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज फास्टर. हमने देखा है कि जो फिशेज है वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करती है, जिसकी वजह से जो वाटर सरफेस है उस पर फटाफट बबल्स आते हैं. वो इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस तो नहीं है, देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो ऑक्सीजन इज़ कंपैरेटिवली लो. पानी में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है, फिर जो अमाउंट होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स उनको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है. पॉइंट नंबर 6, इंसेक्ट्स हैव अ सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल्स एंड ट्रेकिया विच इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन. इंसेक्ट्स में ट्रेकिया का सिस्टम होता है, स्पाइरेकल्स का सिस्टम होता है, जिसकी हेल्प से वो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं. पॉइंट नंबर 7, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, इनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं. पॉइंट नंबर 8, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, सो ब्रीदिंग रेट इज़ स्लोअर एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ इन फिशेस. फाइन. तो पानी के जैसे ज़मीन पे ऑक्सीजन की उतनी कमी नहीं है, इसलिए जो हमारा या फिर किसी भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होता है. पॉइंट नंबर 9, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं. पॉइंट नंबर 10, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर respiration. Okay, let's come to a main important topic, that is human respiratory system. The human respiratory system is composed of pair of lungs. These are attached to a system of tubes which open onto the outside through the nostrils. Human respiratory system basically हमारे lungs का बना हुआ होता है, जो कि पाइप से कनेक्टेड होता है, जो हमारे nostrils तक आते हैं. Fine. Now these are the main structures human respiratory system. Human respiratory system कुछ main structures होते हैं. First one is nostrils. रिमेंबर वी आर गोइंग अपसाइड डाउन. हम ऊपर से नीचे की तरफ स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमारे आते हैं नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो हमारी नेज़ल कैविटी में 2 होल्स बने होते हैं. इनके अंदर म्यूकस होती है, हेयर लाइनिंग होती है, ताकि डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर होके अंदर जाएं. पॉइंट नंबर 2 इज़ फेरिंग्स. फेरिंग्स इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेज़ल पैसेज. नॉस्ट्रिल को जो अंदर तक और कंटिन्यू करके लेके जाता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. थर्ड वन इज़ लैरिंग्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. फोर्थ वन इज ट्रैकिया. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, ट्रैकिया में रिंग्स बने होते हैं कार्टिलेज के, और ये जो कार्टिलेजेस रिंग्स होते हैं ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं इफ़ इन केस एनी एयर इज़ नॉट. नेक्स्ट वन इज ब्रोंकाई. अ पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट ऑफ द ट्रैकिया विद 1 ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग. फाइन. ट्रैकिया के बाद 2 ब्रोंकाई निकलते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में जाते हैं मेन ट्यूब्स. ठीक है, ब्रोंकाई जो है फर्दर जैसे ट्री की ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट होती है वैसे ब्रोंक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. फिर ब्रोंक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है एल्वियोलाई. हर ब्रोंक्यूल के एंड में आप एक मैंगो ट्री का एग्जांपल ले सकते हो. पहले मोटी ब्रांचेस होती है, फिर पतली ब्रांचेस. हर ब्रांच के एंड में आपको मैंगो दिखता है. ठीक है,
इसी तरह जो एल्वोलाई है वो हर ब्रोंक्यूल के एंड में आपको छोटे छोटे एयर सैक्स दिखेंगे, जिसको हम एल्वोलाई बोल सकते हैं. These alveolus is composed of very thin membranes. This is a place where blood capillaries open. यहाँ पे blood capillaries open होती हैं, ठीक है. Arteries and the veins for the exchange of the blood, oxygen and carbon dioxide as well. Here you can see the diagram of respiratory system, a well labeled diagram. मैंने आप मतलब आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं और उस पॉइंट के साथ साथ लेबलिंग है. फर्स्ट वन इज़ नेजल कैविटी, नोज़, माउथ, लैरिंग्स, लेफ्ट लंग, डायफ्राम. और इस येलो सर्कल में आपको एल्वोलाई भी अच्छे से मार्क किया हुआ दिख जाएगा. जस्ट गिव अ पॉज एंड पे अटेंशन टू दिस डायग्राम. Next we have the breathing mechanism. The breathing mechanism of lungs is controlled by the diaphragm and the intercostalis muscles. Intercostalis muscles का मतलब ये है कि diaphragm के आसपास की जो muscles है या फिर वो muscles जो diaphragm को control करते हैं, ठीक है. Point number 2, the diaphragm is a membrane which separates the thoracic chamber from the abdominal cavity. Diaphragm एक ऐसा membrane है जो thoracic chamber मतलब हमारा lungs और जो upper respiratory tract है उसको हमारी एब्डोमिनल कैविटी जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन या फिर जो एब्डोमेन वाला एरिया, इन दोनों को अलग करता है. पॉइंट नंबर 3, व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन द लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर इज इनहेल्ड. जब हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारे रिब्स बाहर की तरफ आती है और हमारा डायफ्राम नीचे मूव करता है. जब हम एक्सहेल करते हैं हमारे रिब्स अंदर जाती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है. हियर इज अ डायग्राम, यू कैन पे अटेंशन टू बोथ द मैकेनिज्म्स. Inhale and exhale, both the diagrams are there. Just take a pause and pay attention to these. So here we have our next topic, transportation in human beings. By transportation से हमारा यहाँ मतलब है transportation of blood and the nutrients dissolved in the blood as well. The circulatory system is responsible for transport of various substances in human beings. It is composed of the heart, arteries, veins and blood capillaries. ब्लड प्लेज द रोल ऑफ कैरियर ऑफ सब्सटेंसेस. हमने ये पढ़ा है कि हमारी बॉडी में हम जब भी कुछ कंज्यूम करते हैं वो ब्लड में मिक्स होके पूरी बॉडी में रोटेट करता है और हमारी बॉडी का हर ऑर्गन उससे बेनिफिट लेता है. तो ब्लड एक कैरियर की तरह रोल प्ले करता है. फाइन. सो द फर्स्ट पार्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स इज हार्ट. जो फर्स्ट ऑर्गन हम स्टडी करेंगे वो है हार्ट. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है. इट इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन बी फिट इन साइड एन एडल्ट रिस्ट. हार्ट का साइज इतना छोटा होता है कि वो किसी एक रिस्ट का मतलब है मुट्ठी, एक मुट्ठी के अंदर समा सकता है. हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड. ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स. एक ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स का होता है. दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम. ऊपर के जो दोनों पोर्शंस होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे के दोनों पोर्शंस को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. हमारे पास यहाँ 2 टर्म्स है, सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स. डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स. सेकेंड पॉइंट वी हैव इज आर्टरीज. दीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है जिनमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. एज वी हैव स्टडीज देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन इन साइंस. तो आर्टरीज का एक एक्सेप्शन होता है. एक आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है. ये हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. फाइन. नेक्स्ट वी हैव इज veins. These are the thin walled blood vessels. आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जैसे आर्टरीज में एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. सिमिलरली वेन्स में एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. वायल्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स टू प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड. फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कैपिलरीज. दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स. नाउ वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. एक ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन है रेड ब्लड सेल्स, फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड वन इज प्लाज्मा, थर्ड वन इज ब्लड सेल्स. फाइन. ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर लिक्विड, कुछ येलो टाइप का लिक्विड होता है ब्लड प्लाज्मा, विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर. ज़्यादातर कंपोनेंट इसमें वाटर होता है. फाइन.
नेक्स्ट वन इज़ ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, RBCs जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और एक होती है WBCs जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं. RBCs का रेड कलर, उनमें प्रेजेंट एक पिगमेंट जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसकी वजह से भी होता है. एंड वाइट ब्लड सेल्स आर पेल वाइट इन कलर, नॉट कम्प्लीटली वाइट बट पेल वाइट इन कलर, एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डिफेंस मैकेनिज्म. किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्लेटलेट्स एंड द lymph. Now what are platelets? Platelets are responsible for the blood coagulation. Coagulation means clotting. जब भी हमारे बॉडी में कोई कट लग जाता है तो ब्लड का जो एक्सेस लॉस है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में जो कुछ पिगमेंट्स होते हैं उस ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, उसको जमा देते हैं, और ये काम करते हैं प्लेटलेट्स. नेक्स्ट वन इज़ lymph. Lymph is similar to blood but RBCs are absent in lymph. lymph भी ब्लड की तरह एक मटेरियल होता है, एक लिक्विड होता है, बट इसमें और ब्लड में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि lymph में रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं. lymph is formed from the fluid which leaks from the blood capillaries and goes to the intercellular space in the tissues. कभी हमारी कैपिलरीज बर्स्ट हो जाती है और उसमें से जो भी ब्लड लीक होता है वो जाके टिश्यूज़ में कहीं इकट्ठा हो जाता है. इस टिश्यूज़ में जो ब्लड इकट्ठा हुआ है इन्हीं ब्लड से lymph बनता है. This fluid is collected through lymph vessels and finally returned to the blood capillaries. Lymph also plays an important role in the immune system. Lymph is a yellowish fluid escape from the blood capillaries into intercellular spaces contain less proteins than blood. lymph और blood में एक मेन डिफरेंस ये भी है कि lymph के अंदर प्रोटीन कंटेंट कम होता है blood से. lymph flows from the tissues to the heart, assisting in transportation and destroying the germs as well. डबल सर्कुलेशन. व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि एक जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट है वो डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है? इट इज़ सेड दैट सो बिकॉज इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल. एक कार्डियक साइकिल में हमारे हार्ट से ब्लड 2 बार पास होता है. एक बार जब इम्प्योर ब्लड हमारे ब्लड हार्ट में आता है, एंड सेकेंडली जब वो ब्लड प्योरीफाई होकर हमारे हाथ से हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाता है. दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस इज कॉल्ड वन कार्डियक साइकिल. एक हार्ट बीट के अंदर हार्ट रिलैक्स भी हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है. इसको हम एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं. द हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल एडल्ट. एक जो हार्ट बीट होती है वो एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर 72 टाइम्स पर मिनट होती है. इन वन कार्डियक साइकिल द हार्ट पम्प्स अबाउट 70 मिलीलीटर्स ब्लड. 1 मिनट के अंदर ह्यूमन हार्ट करीबन 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है, और अगर हम 1 मिनट के अंदर देखें तो वो 4900 मिलीलीटर्स हो जाता है, अबाउट 5 लीटर्स. डबल सर्कुलेशन ensures complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood which is necessary for optimum energy production in warm blood in animals. डबल सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेग्रीगेट या फिर अलग करके रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है. सो हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ हार्ट. हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में हार्ट का एक डायग्राम है, सारी लेबलिंग्स हैं. जस्ट टेक अ पॉज एंड पे अटेंशन टू द डायग्राम. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज एन एक्सप्लेनेशन. दिस पिक्चर शोज द हार्ट फ्रॉम द फ्रंट. ये जो हार्ट का पिक्चर है ये फ्रंट साइड से है. द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पिक्चर. अगर हम इसको देखें तो जो हार्ट का राइट साइड है वो एक्चुअली में हमारा लेफ्ट साइड है, और जो हार्ट का लेफ्ट साइड है वो हमारा राइट साइड है. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पिक्चर. द हार्ट हैज़ 4 सेपरेट चैम्बर्स दैट पंप ब्लड. एक ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं जो ब्लड को पंप करते हैं. द चैम्बर्स आर कॉल्ड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ऊपर के दोनों चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे के दोनों चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं. The right and left sides of the heart are separated by a muscular wall that prevents blood without oxygen from mixing with the blood that has oxygen. Fine. दोनों चैम्बर्स के बीच में, लेफ्ट और राइट साइड चैम्बर्स के बीच में एक मसल होती है जो लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करती है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो पाए. The heart also has valves that separate the chambers and connect the major blood vessels.
Our heart is divided into two separate pumping systems, the right side and the left side pumping system. So here we have the functioning of heart. The right side of the heart receives oxygenated blood from the veins and pump it to your lungs, where the blood picks up oxygen and gets rid of the carbon dioxide. The left side of the heart receives oxygen rich blood from your lungs and pumps it through your arteries to the rest of your body. सी हमारे पास पॉइंट्स में भी हैं और हमारे पास एक डायग्राम भी. इस डायग्राम में अच्छे से लेबल है कौन सा पार्ट ब्लड को रिसीव कर रहा है, कौन सा पार्ट ब्लड को वापस बॉडी को दे रहा है. फाइन. द फर्स्ट स्टेप इज द राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इट थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व टू द राइट वेंट्रिकल. ये जो हमारे पास हार्ट का डायग्राम है, जैसा हमने पढ़ा, जो हमें लेफ्ट दिख रहा है वो एक्चुअली में हमारा राइट है, जो हमें डायग्राम में राइट दिख रहा है वो लेफ्ट साइड है, अगर हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो. फाइन. तो जो राइट एट्रियम है इसमें, जो आपको डायग्राम में लेफ्ट दिख रहा होगा, ये क्या करता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड रिसीव करता है बॉडी से और राइट वेंट्रिकल को सेंड कर देता है. फाइन. द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ऑक्सीजन पुअर ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वाल्व टू द लंग्स. नीचे आने के बाद जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड को ऑक्सीजन के पास पंप करता है, फिर ऑक्सीजन क्या करता है, उस ब्लड को प्यूरिफाई करता है. नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. जो लेफ्ट एट्रियम है, जो आपको डायग्राम में राइट दिख रहा होगा, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव करता है लंग से और राइट वेंट्रिकल को नीचे भेज देता है. दिस राइट वेंट्रिकल पंप्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू द आयोटिक वाल्व आउट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. फिर ये जो राइट वेंट्रिकल है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी को वापस भेज देता है फर्दर यूज के लिए. So here we have a next topic for the plants, that is transportation in plants. Now हमने ये तो पढ़ लिया कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है थ्रू द ब्लड. ओके, प्लांट्स के अंदर कोई ब्लड तो है नहीं, तो अब इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो भी मटेरियल है, विटामिन्स हैं और एनी कंपाउंड इज देयर, सो हाउ इज़ इट गोइंग टू ट्रैवल इन द प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर ये कैसे ट्रैवल करेगा. सो प्लांट्स में ट्रैवल करने के लिए हमारे पास दो वैस्कुलर टिश्यूज बंडल्स होते हैं एंड देयर नेम्स आर जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, so xylem can carry water and minerals from the leaves to the other part of the plant. ये मैंने येलो लाइन में लिखा हुआ है. what xylem carries water and minerals from the leaves to the other parts of the plant, and phloem again in yellow line carries product of photosynthesis from roots to the other parts of the plant. xylem से water और minerals को ट्रांसपोर्ट करता है. phloem जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, जो फूड मटेरियल होता है या जिसको हम स्टार्च बोल सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करता है. Here we have a diagram. हम डायग्राम में इजीली देख सकते हैं. अगर हम रूट की तरफ से स्टार्ट करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स आर टेकन अप बाय द रूट्स. वाटर और मिनरल्स जाइलम के थ्रू रूट से ऊपर की तरफ जाते हैं और ये जो राइट साइड में बड़ी सी लीफ है, इसमें ग्लूकोज मेड बाय द फोटोसिंथेसिस, इट कम्स डाउन टू द रूट्स एंड टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी. Next we have excretion in human beings. What do we mean by excretion? See, the very first point, removal of harmful waste from the body is known as excretion. हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है, जो अनयूटिलाइज्ड फूड रह गया है, उसको जब हम बॉडी से रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं excretion. Many waste are produced during various metabolic activities. These need to be removed in the time because their accumulation in the body can be harmful and even lethal for your organism. अगर हम इन वेस्ट मटेरियल्स को अपनी बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल एज वेल एज लीथल. लीथल मतलब इनके एक्यूमुलेशन, इनके ज़्यादा इकट्ठा होने से किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है. Fine. Now come to the topic human excretory system. Human excretory system is composed of pair of kidneys, a tube called ureter, which comes out of the each kidney and goes to the urinary bladder. Next slide में हम इसका डायग्राम देखेंगे कि एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है. Here we have a diagram of excretory system. We can see a pair of kidneys. pair मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक ही किडनीज हैं. A urinary bladder is there. A pair of ureter. किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को यूरेटर्स ने कनेक्ट कर रखा है. जो पाइप दिख रही है आपको, जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जा रही है, ये पाइप को हम यूरेटर बोलते हैं. वन यूरेथ्रा इज देयर. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. लेट्स स्टार्ट विद द किडनी अगेन, एज किडनी इज द मेन part where all the filtration is going to be done. Okay,
So kidney is a bean-shaped organ which lies near the vertebral column in the abdominal cavity. Now this is a main point. Kidney एक bean-shaped organ होता है जो हमारे बॉडी के फ्रंट पार्ट में ना हो के बैक साइड से जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसके आसपास लोकेटेड होता है. द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स. किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन से बोलते हैं. नाउ दिस नेफ्रॉन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन. नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. इट इज़ composed of tangled mass of tubes and a filtering part called glomerulus. टैंगल्ड मास ऑफ ट्यूब्स का मतलब कुछ उलझी हुई पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं. A glomerulus is a network of blood capillaries to which renal artery is attached. Fine. A glomerulus is enclosed in a capsule-like portion called Bowman's capsule. Glomerulus होता है वो Bowman's capsule में enclosed होता है जो एक cup like structure होता है. The Bowman's capsule extend into a fine tube which is highly coiled. Tubes from various nephrons converge into collecting duct which finally goes to the ureter. Fine. जो भी ट्यूब्स होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन से वो सब एक जगह इकट्ठे होके यूरेटर तक रीच. नेक्स्ट वन वी हैव इज़ यूरिन फॉर्मेशन इन द बॉडी. बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे, इनफैक्ट किडनीज में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है. स्टेप नंबर 1 इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन. हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर फिर अमाइनो एसिड है वो फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा होता है. पॉइंट नंबर 2 ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. नाउ जो भी ये चीज़ें इकट्ठा हुआ है इसमें से एक्सेस वाटर, एक्सेस ब्लड, एक्सेस अमाइनो एसिड जो भी हमारी बॉडी के फिर से काम आ सकता है वापस रीअब्जॉर्ब होता है. नेक्स्ट वन इज सिक्रीशन. एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबुल व्हिच ओपन्स अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर. फाइन. पहले रीअब्जॉर्प्शन होगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी बॉडी को फिर से यूटिलाइज में आ सकती हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है. पॉइंट नंबर 4 urine produced in the kidneys passes through the ureters into urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. जो भी यूरिन किडनीज में बन गया है वो यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है. यूरिनरी ब्लैडर उसको होल्ड करता है जितना होल्ड कर सकता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिया, वो लिवर में प्रोड्यूस होता है. मेनली एक्सक्रीशन का सेंस यही होता है कि इसको हमें हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना है. सो यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद यूरिनरी ब्लैडर एक स्ट्रेचेबल कंपोनेंट होता है, एक स्ट्रेचेबल मसल होता है. जितना यूरिन ये होल्ड कर सकता है उतना करता है. उसके बाद ये यूरेथ्रा से यूरिन है हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है. We have one very important topic that is hemodialysis. Fine. So what is hemodialysis? Hemodialysis is a process of purifying blood by an artificial kidney. It is meant for the kidney failure patient. कुछ लोगों का, कुछ पेशेंट्स का किडनी फेल हो जाता है तो उनके लिए हीमोडायलिसिस होता है. आर्टिफिशियल किडनी होती है. यू कैन सी द डायग्राम में सेंटर में एक डायलाइज़र दिया हुआ है. इस डायलाइज़र में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है. इसमें आयंस होते हैं, डिज़ोल्व आयंस. हम डायग्राम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एरो है हमारी बॉडी से नीचे की तरफ ब्लड को निकाल के डायलाइज़र में डाला जाता है. ठीक है. इस डायलाइज़र में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जिसमें डिज़ोल्व सॉल्ट्स और लिक्विड होता है. फाइन. फिर वापस इस प्यूरिफाइड ब्लड को हमारी बॉडी में री इंजेक्ट करते हैं. दिस इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस. हमारी ब्लड को प्यूरिफाई करने का ये सिस्टम होता है उन पेशेंट्स के लिए जिनका किडनी फेलियर हो चुका है. We have the last topic of the chapter that is excretion in plants. So as well as the human beings are living, plants भी living होते हैं तो इनकी बॉडी में भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है. इनकी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो लीव्स, सूखी पत्तियाँ, बार्क और इस फॉर्म में होता है. प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम ऑल्सो. गम्स, रेजिन्स, ओल्ड जाइलम ये सब एक तरीके का एक्सक्रीशन होता है. सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन द लीव्स ऑफ कोकेशिया एंड स्टेम ऑफ जिमिकंड कैन ऑल्सो बी सीन. फाइन. से जो प्लांट्स का एक्सक्रीशन होता है वो ड्राइड लीव्स, बार्क, गम्स, रेजिन्स, सम लिक्विड एक्सक्रीशन इस फॉर्म में हो सकता है. फाइन. थैंक यू फॉर दिस चैप्टर.